चलो डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल, ठीक है। तो एक्चुअली क्लास 11 का चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले तो जो सारा था रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, वो सारा हिस्ट्री था और वो सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें कुछ ही पार्टिकल्स चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है, वो वैल्यूज याद करना, बस उसकी कहानी याद करना। मिलिकल नॉलेज और एक्सपेरिमेंट कोई हमसे कभी पूछता नहीं है, क्योंकि मेन चीजें यहाँ से स्टार्ट होती है। दिस इज एक्चुअली क्लास 1 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मान के चलिए। यहाँ से एग्जाम में आएगा, जेई में आएगा, नीट में आएगा, जो भी एग्जाम हम देंगे यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। नहीं कुछ भी लगता नहीं, ठीक है। हाँ रीड कर लो, पता होगी क्या है, बट हमें लिखने को भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम बोर मॉडल की तरफ जा रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी। रदरफोर्ड मॉडल की एक प्रॉब्लम थी कि रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल जब चार्ज हो तो वो एनर्जी लूज करता है, और वो जो एनर्जी लूज करेगा वो एनर्जी उसके मोशन की एनर्जी से आएगी, तो धीरे धीरे उसका पाथ क्या होता जाएगा? छोटा, एंड इट विल इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था कि he could not explain how his model is stable या how atom is stable। जिस तरीके से रदरफोर्ड ने बोला उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी देर में ही न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता वो हमें समझना है। तो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद और बोहर के मॉडल से पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुई, यानी कि साइंस में कुछ चेंजेस हुए, साइंस में हमें बहुत कुछ नया पता चला, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल। समझ में आया हम कहां पे चल रहे हैं? ठीक है। तो पहली जो कि यहाँ पे कुछ दो हमारे मेजर डेवलपमेंट्स थे। फर्स्ट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डुअल बिहेवियर, और सेकंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इन दोनों को पढ़ना है। तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको जानते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? लाइट क्या है? अगर हम लाइट की बात करें तो व्हाट इज लाइट? तो लाइट के अंदर अगर हम ध्यान दें देयर विल बी टू फील्ड्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीज टू फील्ड्स आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। माने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में चल रही है। तो लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, राइट। तो इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये वाली बात समझ रहे हैं? ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब बनते हैं ये मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल टोल्ड अस दैट व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, when a charged particle moves under acceleration, तो it emits electrical and magnetic fields। तो इसका अर्थ क्या मतलब है? तो कह रहे जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन भी अगर मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा या वेलोसिटी को चेंज करेगा, तो एक चार्ज पार्टिकल when undergoing acceleration will release electromagnetic waves, ठीक है। These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic wave। ये बात हमें समझ आ गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोट्स में, हमारे पास जगह है, यहाँ पे हम छोटे छोटे नोट करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको नोट्स में लिख लो, वहीं पे कोई यूज कर लो, बता दो उसमें कुछ कुछ चीजें नहीं की, इसमें कर लो, जो ऐसे आगे वाला पेजेस है वो मुझे रिटर्न कर दो।
ठीक है, यहाँ से नीचे नहीं लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो वेव्स के अंदर देयर आर टॉप्स जिन्हें बोलते हैं क्रेस्ट। इन्हें क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और कुछ वैलीज हैं, इन वैलीज को बोलते हैं प्रो, क्रेस्ट एंड प्रो। ठीक है, तो किन्हीं दो एडजेसेंट क्रेस्ट या किन्हीं दो एडजेसेंट रो के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। कोई बात नहीं, बैठ और वेवलेंथ वैसे। अच्छा, वेवलेंथ is the distance between two adjacent crests or probe। हाँ, दोनों सेम। ये डिस्टेंस चाहे क्रेस्ट से क्रेस्ट का बीच का डिस्टेंस हो या एक प्रो से दूसरे प्रो के बीच का डिस्टेंस हो या एक पूरी वेव की लेंथ हो। एक वेव सब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। इससे क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ये बराबर होती है, यूनिफॉर्म होती है किसी वेव की। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज वेवलेंथ। सेकंड प्रॉपर्टी इज, अच्छा इसकी कॉमन यूनिट्स क्या है? व्हाट आर द यूनिट्स? ये भी लिख सकते हो। तो कॉमनली यूज्ड यूनिट इज नैनोमीटर। 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 meter. वेवलेंथ की कुछ यूनिट्स जो हम यूज करते हैं, वैसे तो ऐसा यूनिट इसकी मीटर होगी, ठीक है, बट इसके अंदर हम कॉमनली यूज यूनिट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है 1 मीटर से, तो इसीलिए इसको नैनोमीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? नैनोमीटर। 1 nm इज 10 to -9। ए के ऊपर ये जो गोला बना है दिस रिप्रेजेंट्स एंगस्ट्रॉम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to -10 मीटर। नोट करो, वेव्स मतलब जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं द्वारा। लैम्डा बोलते हैं इसे, लैम्डा। ठीक है, एच से उल्टा। ठीक है, हो गया वेवलेंथ समझ आया? सेकंड प्रॉपर्टी इज, बिटा दो ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्रीक्वेंसी। सेकंड प्रॉपर्टी इज फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? डू यू नो? फ्रीक्वेंसी हाँ कितनी बार वेव्स आती है, कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट है। हाँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ये इसको प्रोनाउंस करते हैं न्यू और लिखते हैं टेढ़ा वी, ठीक है। तो न्यू, तो जो न्यू है फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स that passes through a point in 1 second, एक सेकंड में कितनी वेव्स एक जगह से पास होती है?
जैसे फॉर एग्जांपल हमारा FM की फ्रीक्वेंसी है 91, एक FM है 91 हर्ट्ज, एक है 95 हर्ट्ज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है जो तुम्हारा रेडियो सिग्नल पकड़ने वाली डिवाइस है, तुम्हारा रेडियो बॉक्स है, वो 91 FM को उसकी कंप्लीट वेव्स 91 टाइम्स आती है। कितनी बार आती है? 91 टाइम्स। और 95 वाले की 95 टाइम्स आती है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर उसकी कितनी वेव्स रेडियो सिग्नल तक पहुंच रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी। समझ में आएगा? तो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कैलकुलेटेड एज 1 अपॉन टाइम पीरियड। T minus. 1 अपॉन टी। टाइम पीरियड होता है कि कितनी, व्हाट इज द टाइम टेकन टू गेट क्रॉस वन वेवलेंथ। देखो, एक वेव अगर सपोज 30 सेकेंड्स लेती है, एक वेव यहां से यहां आने में, यानी कि एक वेवलेंथ के लिए कितने वेवलेंथ के लिए? वन वेवलेंथ ट्रैवल करने के लिए वेव 30 सेकंड लेती है। कितने सेकंड? 30 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी वेव आएगी? 1/t वेव। 1/t 1 सेकंड में कितनी वेव आती है? वही तो फ्रीक्वेंसी होता है। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला आया। समझ में आएगा? तो ये जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो यहाँ से है। हाँ, जो तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हो। T minus. हाँ, पेपर फिजिक्स। तो पॉइंट समझ में आएगा? तो ये अब क्या है, ये चैप्टर 12th में फिर से आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 11th में आता है, 12th में फिजिक्स में आता है। ये सब चीजें बीच में मिक्स होती रहती है, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा फिजिक्स जैसा है, केमिस्ट्री जैसा कम स्ट्रक्चर ऑफ है। बस फिर भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ना ऑर्गेनिक ना केमिकल बॉन्डिंग कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के बाद नोट करिए सारा। थर्ड इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सर इसका ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज, इसकी यूनिट है पर सेकंड, और पर सेकंड को हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल सी से, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, क्योंकि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अच्छा स्पीड को निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, अगर डिस्टेंस में लैम्डा लूं, तो लैम्डा डिस्टेंस वेव कितने टाइम में चलती है? 3 का मतलब 1 लैम्डा कितना में चलता है? 3 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा × 1/t, या फिर लैम्डा × न्यू। दैट मींस हमारे पास c एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा न्यू। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। c is equal to lambda nu। ये फॉर्मूले से हम अगर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू तो वेवलेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, वेवलेंथ के वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। एक चीज जो कांस्टेंट रहेगी वो है c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेव नंबर। फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेव नंबर। वेव नंबर का क्या फॉर्मूला है? न्यू बार। न्यू बार
It is the number of complete waves in 1 second. It is the number of complete waves in waves in a unit distance. एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी कंप्लीट वेव्स आती हैं, दैट इज वेव नंबर. मतलब क्या इस बात का? इस बात का मतलब ये है, सपोज मैं 1 मीटर का डिस्टेंस ले लूं, सर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. इस 1 मीटर के डिस्टेंस में कितनी वेव्स इस डिस्टेंस में आती है? तो 1 2 3 4 5 वेव्स. तो वेव नंबर क्या हो गया? ठीक है, समझ में? अच्छा, इसका फॉर्मूला है वेव नंबर का 1/λ. ठीक है, तो ये समझो, अगर एक वेव कितना लेंथ लेती है? लैम्डा मीटर्स. कितना? लैम्डा. 1 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी? 1/λ. ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स. इसकी स्पीड की यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकंड. नोट कर लिया सबने? फॉर्मूला से क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या है? A laser light emits a frequency of 10 to the power 14 hertz. What is the wavelength of the light in nanometer? करके देखो. इसको करेक्ट कर लेना, 10 to the power 14 hertz. कौन सी फॉर्मूला लगाऊं? 4.74 into 10 raised to 14 hertz. तुम्हें क्या निकालना है? लैम्डा. तो लैम्डा और न्यू का एक रिलेशन है, c is equal to लैम्डा न्यू, है ना? तो लगाते हैं. तो लैम्डा is equal to c by न्यू. c है 3 into 10 to the power 8 और न्यू है 4.74 into 10 to the power 14. अब इतनी बड़ी कैलकुलेशंस थोड़ा टाइम लगता है, पर इसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क से कर सकते हैं. जैसे मैं कुछ चीज़ को 3 by 4.8 बना लूँ, क्योंकि मुझे 4.8 अच्छा लग रहा है, 3 से ज़्यादा भी है, तो मैं इसे 3 by 4.8 बना लूँ. 8 और 14 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -14. 8 प्लस और -14 10 raised to -6 और 3 से 4.8 कर देगा तो 1 by 1.6 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 1 by 1.6. तो दिस बिकम्स 10 by 16 into 10 to the power -6. It becomes 5 by 8 into 10 to the power -6. 5 by 8 को सॉल्व करेंगे
तो आ जाएगा पॉइंट इक्वल 5/8 इज 0.625. हाँ 0.625, ठीक है। तो 0.625 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब कहते हैं ये मीटर में था, पर आंसर उसे किसमें चाहिए, नैनोमीटर। तो इसको कन्वर्ट कैसे करें? दो तरीके हैं। एक तो तरीका यही है कि मीटर को नैनोमीटर ही कर दो, सिंपल। तो अभी तुम्हारे पास है 0.625 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा 625 नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। तो उसको बस कन्वर्ट कर दिया एंड ये 625 नैनो। समझ आ? नेक्स्ट तुम कुछ करोगे क्वेश्चन 2 का बस। अरे 625 भी आ गया, इसको चेंज कर दो, लेट इट बी 450 नैनो। 625 तो अभी आया। So it's 0.066 into 10⁻⁶. Second. परसेंट Person. देखो, तो हमें वेवलेंथ गिवन है 450 नैनोमीटर इक्वल टू 450 इंटू 10⁻⁻⁹। अच्छा, so अभी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी तो मीटर पर सही लगेगा। तो अब न्यू निकालें, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी है 3 × 10⁻⁸, लैम्डा है 450 10⁻⁻⁷। तो पावर हो जाती है 10⁻17, नीचे -8, तो फिर 10⁻16 बचा गया 4 3/5 1/15 1/15 into 10⁻16 हर्ट्ज। दो जीरो इसमें से बाहर कर लो, तो 100/15 into 10⁻14 हर्ट्ज से डिवाइड कर देते हैं। हमें 450 into 10⁻⁻9 मीटर करना है। क्योंकि नैनोमीटर में था ये, अच्छा मीटर और मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो 15 से कट करेंगे, ठीक है 7 6 6.66 into 10⁻14 ना।
तो समझ आया करता है ना? ठीक है कुछ बुक के क्वेश्चन दो ठीक है तो होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के क्वेश्चन है 2.5 ओके 2.7 back exercise 2.5 2.7 back exercise टू पॉइंट थ्री से 2.5 एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम 2.3 2.4 2.5 पांच क्वेश्चन ठीक है ये कर सकते हैं वैसे तो इतना ही कराया हमने